दोस्तों, एयर इंडिया पिछले कई सालों से बहुत ही हीटेड पॉलिटिकल बहसों का हिस्सा रही है, लेकिन फाइनली सरकार ने इसे बेचने का फैसला कर ही दिया और ये वापस से अपनी असली ओनर टाटा के पास चली गई। वही एयरलाइंस जो भारत सरकार के अंडर लॉस पर लॉस कर रही थी, आज उसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है कि यूएस और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया, क्योंकि इस ऑर्डर से उनके देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। यानी प्रॉब्लम एयर इंडिया में नहीं थी, बल्कि सरकार में थी जो उसे चला रही थी। कैसे सरकार ने किया एयर इंडिया को बर्बाद, आज यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एयर इंडिया की शुरुआत इतनी शानदार थी कि किसी ने इतिहास में सोचा भी नहीं था कि उसका हाल ये होगा जो सरकार ने कर दिया था। जब 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने इसकी शुरुआत की थी, तो तब इसे टाटा एयर सर्विस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तब ये पैसेंजर्स को नहीं बल्कि चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करती थी। लेकिन तब भी वो तेजी से अपने रूट में नई डेस्टिनेशंस को ऐड करने में कामयाब रहे और धीरे धीरे वो एक पैसेंजर एयरलाइन बनने में भी कामयाब रहे। टाटा का काम इतना एफिशिएंट था कि इंपीरियल एयरवेज, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने भी टाटा के पास अपनी एक टीम भेजी ताकि वो उनके काम को समझ पाए। 1938 में टाटा एयर सर्विसेज ने अपना नाम बदलकर टाटा एयरलाइन कर लिया और इसी साल से ही उन्होंने इंटरनेशनल रूट्स पर भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वो लोग कोलंबिया और बर्मा तक ही जाते थे और फिर वो इसमें नई डेस्टिनेशंस जोड़ते चले गए। लेकिन इस रैपिड ग्रोथ के बाद उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय में कमर्शियल फ्लाइट्स लगभग बंद हो गई थी और उन्होंने 1946 में फिर से अपने ऑपरेशंस चालू किए। कुछ वक्त बाद भारत को आज़ादी मिली और फिर 1953 में सरकार ने टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया और एक सरकारी कंपनी बन गई। इस बात पर जे.आर.डी. बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार नेहरू को समझाने की कोशिश भी की कि सरकार को उस काम में नहीं पड़ना चाहिए जिसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन इस विरोध का कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जे.आर.डी. को एयरलाइंस के बोर्ड का चेयरमैन बनाए रखा गया। यही वजह थी कि एयर इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकी और वो टोक्यो, पेरिस और रोम जैसे बड़े शहरों को अपने रूट में ऐड करते रहे। इस समय एयर इंडिया को दुनिया भर में उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता था और इस एयरलाइन में जो खाना मिलता था वो ताज होटल्स के शेफ बनाते थे। उस समय एयर इंडिया की साख दुनिया में ऐसी थी जैसे आज के समय में एमिरेट्स की है। 1962 में एयर इंडिया दुनिया की पहली एविएशन कंपनी बनी जिसकी पूरी फ्लीट जेट इंजन पावर प्लेन से भरी हुई थी, यानी ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड एविएशन कंपनी थी। जे.आर.डी. टाटा ने पर्सनली इस एयरलाइन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया था। उनका मकसद था कि हर पैसेंजर को वो एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस दे सके। इस समय एयर इंडिया के महाराजा मैस्केट को उसकी क्वालिटी की निशानी माना जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1978 में एक दुर्घटना होती है जिसमें एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश कर जाता है और 213 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जे.आर.डी. को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटा देते हैं और बोर्ड से भी बाहर कर देते हैं। इस समय एयर इंडिया के लिए जे.आर.डी. कितने इंपॉर्टेंट थे इसका आप अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने खुद जे.आर.डी. को चिट्ठी लिखकर इस घटना पर खेद जताया था। ये इतनी बड़ी घटना थी कि विदेशी मीडिया ने भी इसे कवर किया और खुद जे.आर.डी. से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि एयर इंडिया के बोर्ड से बाहर निकाले जाने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनसे किसी ने उनका बच्चा छीन लिया हो। 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो वो जे.आर.डी. को भी वापस बोर्ड में ले आई और एक बार एयर इंडिया की कमान उनके हाथ में आ गई। इसके बाद 1986 तक जे.आर.डी. इस पद पर रहे और बाद में रतन टाटा ने ये जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 3 साल बाद ही रतन टाटा ने बोर्ड से रिजाइन कर दिया। ये वो समय था जब एयर इंडिया एक सक्सेसफुल कंपनी थी और उसका प्रॉफिट भी करोड़ों में था, जबकि अगर हम 2021 में देखें तो उसके लॉसेस 77.9 थाउजेंड करोड़ रुपीस के पार पहुंच गए थे। तो अब एक सवाल बनता है कि रतन टाटा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ। वैसे ऐसा नहीं है रतन टाटा के जाते ही एयर इंडिया बर्बाद हो गई थी, बल्कि इसने कुछ साल सर्वाइव भी किया और स्पेशली तब जब 1991 में मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक बजट के बाद इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया। इस समय एयर इंडिया को वाई.सी. देवेश्वर संभाल रहे थे, जो जे.आर.डी. की तरह ही काफी कॉम्पिटेंट लीडर थे। 1992-93 में लिबरलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का प्रॉफिट डबल हो चुका था और वो हर दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे थे। ये तब हो रहा था जब बाबरी मस्जिद की घटना और 2 महीने तक एयरलाइन पायलट्स की 2 महीने लंबी स्ट्राइक से देश गुजर रहा था। लेकिन वाई.सी. देवेश्वर के जाने के बाद सब बदल गया, क्योंकि अब एयर इंडिया को सरकारी बाबुओं ने टेक ओवर कर लिया था, जिन्हें फाइल का हर पन्ना पलटने के बाद 1 कप चाय चाहिए होती है। इन लोगों ने अपने लिए एयरलाइन से बेनिफिट्स और अलाउंस को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे अब एयरलाइंस का पैसा इनकी खातिरदारी में लगने लगा। इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक रूट्स पर भी बोइंग 747 जैसे प्लेन्स चलाने शुरू कर दिए, जो कि ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और इस वजह से कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने लगी और कंपनी के प्रॉफिट्स घटते गए।
इसके साथ साथ मिसमैनेजमेंट भी एक बड़ी वजह रही जिसने एयर इंडिया को डुबो दिया। जैसे कि मेजर सिटीज से कनेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट ज्यादा नहीं थी, इसलिए अगर आपको विदेश जाना है तो मुंबई या दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में नहीं सोचा गया। इसके अलावा उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एयर इंडिया के लिए 111 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। पहले ही ऑफर एयरबस को दिया गया था, लेकिन उसने सिर्फ 10 प्लेन्स खरीदने की बात की थी, लेकिन फिर इसे बोइंग को दे दिया गया और प्लेन्स 10 से 111 हो गए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने प्लेन्स के लिए पैसा कहां से आएगा, और इस वजह से एयर इंडिया के जो बाकी रिजर्व थे वो भी खत्म हो गए। ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण पहले ही उनके प्रॉफिट श्रिंक होते होते नेगेटिव हो गए थे और अब कंपनी हर साल लॉस में थी। इसके बाद सरकार ने सोचा कि क्यों ना एयर इंडिया का मर्जर बाकी डोमेस्टिक एविएशन कंपनीज के साथ कर दिया जाए, लेकिन इन मर्जर में भी काफी परेशानी आई। एयर इंडिया का मर्जर इंडियन एयरलाइंस के साथ किया गया, लेकिन 2007 में इस मर्जर के बाद से परेशानी ये थी कि दोनों ही कंपनीज का वर्किंग स्टाइल और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग था, इसलिए आपस में भिड़ते गए और इस बीच बिजनेस का नुकसान होता रहा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट में बात सामने आई कि एयर इंडिया में ओवर स्टाफिंग की दिक्कत है। जहां उन्हें सिर्फ 7,245 एम्प्लॉयज की जरूरत थी, वहां उन्होंने 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को भर्ती किया हुआ था, जिस वजह से उनका स्टाफ काफी अंडर यूटिलाइज था। और पहले ही आपकी एयरलाइंस के पास पैसे नहीं है, ऐसे में जहां आपको लोगों को फायर करके अपने लॉसेस कम करने चाहिए, वहां एयर इंडिया ने अपनी रिक्वायरमेंट से दोगुने लोगों को नौकरी दे रखी थी। उनकी सैलरीज और पेंशन्स का पैसा खर्च हो रहा था। 2011 तक ये खबरें सामने आने लगी कि बहुत से स्टाफ मेंबर्स को महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के ऑफर्स भी सरकार को कई बार दिए गए और इसके लिए कोशिश भी की गई, लेकिन कई बार ये कोशिश फेल्ड रही। सबसे पहले एयर इंडिया को 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी, जिसमें वो इसका 40% स्टेक बेच रहे थे, लेकिन ये काम नहीं किया। इसके बाद मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म में एयर इंडिया की 76% ओनरशिप को बेचने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी ये प्लान काम नहीं किया। दूसरे टर्म में सरकार को ये समझ में आया कि अगर एयर इंडिया से पीछे छुड़ाना है तो इसे पूरी तरह से बेचना होगा, और तब जाकर 2021 में इसका 100% स्टेक टाटा को बेच दिया गया। टाटा ने एयर इंडिया को 10,000 करोड़ में खरीदा और साथ ही इसके लॉसेस भी अपने सर ले लिए। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद हमने एयर इंडिया के बारे में जो भी न्यूज़ सुनी है वो सिर्फ पॉजिटिव ही रही है। एयर इंडिया ने हाल ही में 470 एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है और इसके बाद वो 370 प्लेन्स और खरीदने वाले हैं। इसके साथ साथ ये डिसाइड किया गया है कि एयर इंडिया को टाटा की विस्तारा एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और एयर इंडिया के नए CEO कैम्पबेल के पास एक 5 साल का प्लान रेडी है, जिसमें वो एयरलाइंस के पुराने लॉसेस और बाकी समस्याओं को हल करेंगे और उसके बाद फाइनली इसे दोबारा अपने पुराने रूप में दुनिया की टॉप एयरलाइंस के साथ खड़ा करेंगे। तो ये थी एयर इंडिया की स्टोरी, जो हमें सिखाती है कि सरकार को बिजनेस चलाने का काम नहीं करना चाहिए, उनका काम रेगुलेट करने का है। वो रूल्स बनाए और ये देखे कि रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं। इसके बाद कई लोग बैंकिंग सेक्टर को भी पूरी तरह प्राइवेटाइज करने की मांग कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या कमी है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।